मैं ये कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 7 बजे आप लोगों से संवाद करूँगा। अब संवाद मैं शुरू कर रहा हूँ। संवाद क्या, एक तरह की ये फेसबुक लाइव है। मैंने फेसबुक में लाइव आने की क्यों सोची, इस पर भी लोग सवाल सोचना चाहेंगे। क्यों ऐसा हुआ कि मैं फेसबुक लाइव के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं किया। अचानक क्यों ऐसा कर लिया, मैं तो फेसबुक पे ही लिखा करता था, अचानक मैं लाइव हो गया। इसकी एक वजह तो ये है कि बहुत सारे मित्रगण परिजन जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं शायद बात को नहीं समझ पाते। पिछले दिनों मेरे पास 2 फोन आए। दोनों लोगों ने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करता था। फिर जब आपने खास तौर पे सिलबट्टा प्रकरण लिखा था, उसके बाद हमने आपका विरोध किया और आपके विरुद्ध हमने भी एक वीडियो भी डाला और आर्टिकल भी लिखे। लेकिन उसके बाद फिर हमने आपको फॉलो करना शुरू किया और पाया कि अरे आप वो नहीं हैं, लोग ही आपकी बात नहीं समझ पाए। आप क्या कहना चाहते थे, आप उसको श्रम से जोड़ना चाहते थे और लोगों ने उसे गलत अर्थ में ले लिया। तो उन्होंने कहा कि ये हमें बड़ा बुरा लगा और हम आपके वाकई, मुझे लगा कि नहीं, आप इस तरह के व्यक्तियों में से नहीं है। एक सज्जन ने कहा, चूंकि आपका एक ये खैर टैबू चला आ रहा, चूंकि मेरा सरनेम शुक्ल है, तो उनको लगा कि आप तो कोई ब्राह्मणवादी हैं, फालतू बात करेंगे, बहुत ज्यादा कट्टरवादी होंगे, कट्टरतावादी होंगे, बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट होंगे। लेकिन फॉलो करने के बाद पाया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो बात करते हैं वो एक तरह से समान भाव से बात करते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो मुझे लगा कि शायद बहुत सारी चीजें गड्ढमड हो जाती होंगी हमारे लिखने में, या जो मैं कहना चाहता हूं, चूंकि मैं काफी साफ बोलता हूं, तो साफ बोलने से होता ये कि लोग फिर नहीं समझ पाते। लोग एकदम से जो फैसला कुन हो जाते हैं, यानी जजमेंटल हो जाते हैं। जो आपने कहा वही मान लेते हैं कि आप ये कह रहे हैं, आपका आशय क्या है ये नहीं समझते। कई बार व्यंग में आशय दूसरे भी होते हैं। खैर, तो मुझे लगा कि मैं शायद इस तरह से बोल करके फेसबुक के जरिए अपनी बात कह रखूं। मैंने इसका यूट्यूब बनाने का भी निर्णय किया हुआ है और इसका नाम है शंभू के तीर। अगर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब भी करिए, अच्छा लगेगा मुझे। और मैं एक बाकायदा एक स्टूडियो भी इसके लिए मैं तय कर रहा हूँ कि जहां मैं ये डेली आपको ये कार्यक्रम पेश किया करूंगा। आज तो फिलहाल ये मानकर चलिए कि ये मैंने शुरुआती बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो एक तो ये कि बात को, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसके संपूर्णता में उसको देखिए, उसके आधे अधूरेपन को नहीं कि अरे आप तो पता नहीं कैसे होंगे, आप क्या क्या सोच है, आप तो चूंकि शुक्ल सरनेम लगा हुआ है और आपके नाम से भी प्रकट होता है कि आप काफी फंडामेंटलिस्ट टाइप के हैं, कंजर्वेटिव टाइप का आपका नाम है शंभुनाथ। इस तरह की बहुत सारी बातें लोग सोच लेते हैं। तो पर जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको देखते हैं, तब कुछ अलग समझ में आता है। जैसे कि एक कहावत है कि मनई जाने बसे और सोना जाने कसे। यानी सोने को हम तभी समझ पाते हैं खरा है या नकली जब उसको कसते हैं। जौहरी या सुनार जो है सोने को पहले कसता है, तब जानता है कि ये खरा है या सही है। और मनई यानी मनुष्यों को हम तब समझते हैं जब वो हमारे आसपास रहता है, तब हम उसको उसकी संपूर्णता में समझते हैं। आमतौर पे बहुत से लोग मुझे समझते हैं मैं बड़ा एरोगेंट हूँ, मेरे परिवार के लोग भी समझते हैं, मैं ही नहीं। बहुत से लोग मुझसे डायलॉग नहीं रखते, उनको लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ। मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं उतना ही पोलाइट हूँ जितना भी कोई भी पोलाइट होता हो, चाहे माँ बाप के रूप में, चाहे पिता के रूप में हूँ, और नाना यानी अपनी थर्ड जनरेशन मेरे, चूंकि मैं तो नाना ही, नाना के रूप में हूँ, दादा के रूप में हूँ, जिस रूप में हूँ मैं भी उतना ही पोलाइट हूँ, आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। इसलिए किसी एक के बारे में अचानक उसकी किसी एक बात से फैसला कुन हो जाना
उचित नहीं प्रतीत होता, इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी बात यहाँ पे आके रखूं। एक बात और भी है कि मैंने अब जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह के टीवी चैनल है, जिस तरह के यूट्यूब आ रहे हैं, उनसे भी बड़ी कई बार कोफ्त होती है। जैसे अभी पिछले दिनों आप लोगों को एक बड़े ग्रुप ने कहा था, जो एक टीवी चैनल भी चलाता है, अखबार भी चलाता है, उन्होंने कहा था कि हम न्यूज के जरिए बिजनेस करते हैं, यानी हम खबर से पैसा कमाने आए हैं। इसे जो खबर, जो हमारे बिजनेस, जो विज्ञापन या जिस तरह से भी पैसा कमा सकते हैं उस तरह हम कमाएंगे। हम उसमें ये नहीं देखते कि ये हमारी खबर जो है पेड है या अनपेड है, हम चला रहे हैं बाकायदा। तो यानी खबर आपको लग रहा है कि न्यूज है तो आप उस पर भरोसा करते हैं। हो सकता है कि वो पेड हो। आपने कई बार देखते होंगे कई चैनल, कई यूट्यूब चैनल भी जो खबर चलाते हैं, उसमें उनका एंकर या उनके जो मीडिया हाउस के मालिक हैं, वो किसी एक नेतृत्व के प्रति अपनी भक्ति की प्रदर्शन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी नहीं, अपोजिशन का भी वही हाल है। चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, अपोजिशन के अलग अलग दल हो, वो सब। तो ऐसी स्थिति में भाई उनकी कमियां भी तो बताइए कि अगर आप विरोधी दल को जिताने में यही मूड में हैं, तो आप बताइए उनकी क्या कमियां हैं, क्यों आखिर वो नहीं जीत पाए, या क्यों आखिर उनकी सीटें कम हो रही है, सिर्फ हवा की बातें क्यों कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है। रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से खबरों को प्लांट करवाती है। हम चैनल भी देखते हैं कि बहुत सारे पत्रकार आते हैं जो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो लगता है कि वो स्पॉन्सरशिप उनकी एक अपोजिशन पार्टी ने ले रखी है। और वो जो लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनमें भी मैंने पाया कि अधिकांश यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, खासतौर पर खबरों के, जो खबरों से रिलेटेड नहीं है उनको तो छोड़ दीजिए, ट्रेवल पे देखते हैं, जो दूसरी बहुत सारी चीजों पर लिख रहे हैं, जो किसी टेक्नोलॉजी पे बता रहे हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो यूट्यूब चैनल राजनीति प्रेरित हैं या समसामयिक, जो कहते हैं कि हम सच्ची खबर दे रहे हैं, वहां भी सच्ची खबर नहीं, वो भी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर्ड है। ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो उनको गोद लेता है, यानी जो उनको फाइनेंस करता है, वो उसको हिसाब से बातें करते हैं। तो जो दर्शक है, व्यूअर है, वो कंफ्यूज रहता है और उनसे उसको अरुचि होने लगती है। मैंने एक बार पहले लिखा था कि अखबारों ने अपनी क्रेडिबिलिटी 200 साल चलाई। आखिर हिंदुस्तान में जो हिंदी का ही मान लीजिए, तो पहला अखबार 1826 में उदंत मार्तंड आया था, जो कलकत्ता से छपाया था। और आज 200 साल बाद हम पा रहे हैं अखबार अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। मेरे भांजा जो खुद एक अखबार पे काम करता है, उससे बताया कि उनके हाकर ने लिख के एक मोहर लगा दी है, कल से अखबार बंद। क्योंकि हाकर का कहना है कि अखबार बेचने में अब उसे कोई लाभ नहीं हो रहा। अखबार बेचना बिल्कुल एक ऐसा धंधा हो गया जिसमें ना उसको लाभ है। अखबार अब लोग पढ़ना नहीं चाहते। पहले आप लोग देखते होंगे, आदमी की सुबह होती थी तो पहले अखबार पढ़ता था, रजाई में बैठा हुआ पहले अखबार, बिस्तर से नहीं उठ रहा पहले अखबार उसके सिराने आ जाता था। यहां तक कि अगर वो कई बार तो टॉयलेट में भी जाता था, अखबार लेके जाता था। इतना ज्यादा अखबार का चस्का था। जैसे चाय का सुबह सुबह चस्का लोगों को होता है, वैसे ही अखबार का था। जो बुजुर्ग होते थे वो शुरू में अखबार की, जहां अखबार का नाम मास्टर्ड से शुरू करता था, आखिरी प्रिंट लाइन तक पढ़ डालता था। बुजुर्ग लोग रिटायर हैं, बैठे बैठे क्या करेंगे। मेरे पिताजी पूरा अखबार बांच डालते थे। वो बाहर अपना एक कानपुर में जहां मेरा घर था है, वहां एक बाहर बरगद का एक पेड़ भी, एक पार्क के किनारे, वहीं कुर्सी डलवा लेते, सुबह से अपना वहीं भोजन भी वहीं मंगा लेते, वहीं पढ़ा करते अखबार सुबह शाम तक। जो उनके मिलने वाले आते उनसे भी वहीं बातचीत करते। तो ये अखबार एक तरह का जो नशा था वो अब खत्म हो गया। अब अखबार लोगों के यहाँ, मैं कई लोगों के जाता हूं, अखबार का बंडल पड़ा रहता है जिसका था, अखबार उठाते नहीं है। मेरे आसपास में देखता हूं कि बहुत सारे अपार्टमेंट में दोपहर तक अखबार वहीं का बाहर ही पड़ा हुआ, उन्होंने उठाया ही नहीं अखबार। जैसे जो पावदान पे अखबार डाल जाता होगा हाकर, उसी तरह पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति हो गई अखबारों की। चैनलों की क्या हो गई? चैनल इरिटेट करते हैं। जब हम देखते हैं चैनल किसी एक सम्मानित नेता को, कुछ चैनल ऐसे हैं विरोधी दल के नेता को जब ब्लडी फूल कह दें, बदतमीज कह दें, तो बड़ा कोफ्त होता है कि ये कैसा जमाना आ गया है कि जो चैनल का एंकर है उसको ये नहीं पता कि हम एक विरोधी दल का नेता है तो उससे हम कैसे बात करें, और सत्ता दल के नेता के प्रति हम चारण बन जाए।
अब आइए यूट्यूब पे। यूट्यूब में ऐसे हैं जो जिनके लिए सत्ता दल का नेता जो है वो चोर उचक्का कुछ भी कह सकते हैं, और जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है विरोधी दल का नेता वो उनके लिए महान है। तो ये दोनों स्थितियां, दोनों अतियां जो हैं बहुत ही खराब है, इनसे बचना चाहिए। मैं शुरू से, देखिए मेरा मानना है कि आप बैलेंस बना के रखिए। अखबार का काम, अखबार कोई माहौल क्रिएटर नहीं होता है, अखबार लोगों को खबर देता है। बीबीसी के एक वाइस चेयरमैन ने 1991 में एक इंटरव्यू दिया था, बहुत बढ़िया इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि देखिए किसी देश में, उसमें सोवियत संघ का पतन हो रहा था, यानी कम्युनिज्म वहां से विदा ले रहा था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि देखिए किसी देश में अगर कम्युनिज्म जा रहा है तो हम उसको रोकने का प्रयास नहीं करते, लेकिन सूचना अवश्य देंगे। और मान लीजिए किसी राइट विंगर देश में लेफ्ट विंगर आ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि राइट विंगर को कहीं नहीं तुम बने रहो, लेफ्ट विंगर को मत आने दो, ये भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ सूचना देंगे, हमारा काम है सूचना देना। उसके बाद देखिए अगर हम निष्पक्ष होंगे तो माहौल तो अपने आप बनेगा ना। जनता खुद तय करेगी कि हम किसको वोट करें किसको ना करें। वो हमसे पूछ के थोड़े वोट देगी, हम उसे बहुत समझा भी दें तो क्या वोट हमारे कहने पे देगी। कई बार तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो हैं ये सब के सब मूर्ख हैं, और मूर्ख बनाते हैं, अपनी मूर्खता से मूर्खता बना रहे हैं। वो भी मूर्ख है, हमें भी मूर्ख बनाए हुए, और हमें मूर्ख समझ रहे हैं, और हम उनकी मूर्खता में जाकर के उन्हीं को वोट करते हैं। हम क्यों नहीं अपने विवेक से तय करते भाई? इनसे अच्छे तो अभिनेता है, जो वाकई जिनका काम है अभिनय करना, वो इनसे कहीं बेहतर है, संजीदा कलाकार होते हैं, वो अपनी कला में जान डाल देते हैं। लेकिन ये क्या कला भी करते तो इतनी फुअड़। इसलिए मुझे लगा एक ऐसा चैनल भी आए ना जो लोगों को सच बताए, इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा है अपने वीडियो चैनल का, शंभू के तीर। बुरा लगे भला लगे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा, क्योंकि मैं, ना मुझे सत्ता पार्टी से मोह है, ना अपोजिशन के किसी दल से गिला है। मेरे लिए पॉलिटिकल पार्टियां बराबर हैं। मेरे लिए हम खबर देंगे, हम सूचना देंगे, हम अपनी बात रखेंगे। कोई, मेरा ये चैनल न्यूज चैनल नहीं है जो एक एक सूचना देंगे, लेकिन किसी एक विषय पे। अब मेरा अपना एक अनुभव है भाई, 20 साल में संपादक भी रहा, करीब 25 साल उसके पहले मैं एज ए जर्नलिस्ट काम करता रहा। नहीं या तो मैं अखबारों में खबर यानी संवाददाता रहा, रोविंग करस्पॉन्डेंट रहा, डेस्क में बहुत दिन काम किया, बहुत सारी चीजें सोची। तो हर चीज के बारे में एक मेरा नजरिया है। हो सकता है आपको मेरा नजरिया भी कहीं अतिवादी लगे, तो आप निसंकोच लिखिए, आप असहमत जताइए, लेकिन कृपा करके कभी भी किसी पर व्यक्तिगत हमले ना करें, निजी हमले। क्योंकि आप जैसे आप पता लगा किसी एक छद्म नाम से हमले कर रहे हैं, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, सब लोग सोच के क्या सोचेंगे? आखिर हम एक सभ्य समाज में रह रहे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो मैं किसी के प्रति ना अतिवादी हूं, ना किसी के प्रति मेरा मोह है, ना किसी से गिला है, लेकिन जो सच है उसको सच की तरह पेश करना मेरा काम है, तो मैं वही बात रखूंगा। इसीलिए जब लोग चिढ़ गए थे और मेरे से बहुत ज्यादा कि अरे ये तो बहुत ही पुरातन पंथी हैं, मेल डोमिनेटेड इनके विचार हैं, इनको तो हटा देना चाहिए, तब भी कुछ महिलाएं भी मेरे साथ खड़ी थी, कई नामी ग्रामी महिलाएं भी मेरे साथ आई, उन्होंने मेरी बात को रखा और वो मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी रही, क्योंकि उनको कहीं लगा कि मैं शायद वो नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को कहीं जेंडर बायस नहीं हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं कि अगर हम लोग ये सब भी करते रहते, ठीक है, मुझे मालूम है कि मशीन की क्या उपयोगिता है, जीवन कैसे उससे आसान हो जाता है और क्या उसकी अनुपयोगिता है, लेकिन हम क्या किसी चीज से बचने के लिए कुछ छोटे मोटे काम नहीं कर सकते थे? उसमें स्त्री पुरुष दोनों बराबर के भागीदार हैं, पुरुषों को भी चाहिए भाई, बहुत सारे काम मैं खुद जाके पैदल भी चला जाता हूँ, कर लाता हूँ, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे काम घर के भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखने पढ़ने से मेरा काम और कोई वास्ता नहीं, सारे काम करता हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सबके साथ मैं भी रहता हूँ, हंसता बोलता भी हूँ। तो ये होता है एक अतिवादी चिंतन कि हमने बगैर उसको सोचे समझे खारिज कर दिया कि शंभुनाथ शुक्ला इनका नाम है, एक तो नाम ही इनका बड़ा कंजर्वेटिव टाइप का है, दूसरे शुक्ला है तो ब्राह्मणवादी होंगे। अरे किसी बात को विवेक संगत तरीके से सोचिए और उस पर विचार करिए कि क्या कहा जा रहा है, उस पर कैसे
रिएक्ट किया जाए, कैसा हो सकता है। अगर ये सब चीजें हमने नहीं सोची तो मित्रों हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ समाज को ले जाएंगे। तो अपने चीजों को देखिए, क्या कैसे चीजों का विश्लेषण किया जाए, कैसे चीजों को समझा जाए और फिर फैसला करें। हमें जब भी हमें अगर वोट भी देना है तो हम एक फैसला अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन हम किसी को दबाव नहीं डाल सकते कि देखो जो मैं कह रहा हूं वही सही है। मैं भी कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं मैं कभी सही नहीं कि हरदम मैं जो बोल रहा हूं वही सच है। हो सकता है आप लोग जो कमेंट करें वो ज्यादा सच हो और मेरा जो अपना कहना है या अपनी जो बात रखने का अंदाज है या मैं हो सकता है गलत बात कहूं। तो अगर गलत बात कहेंगे तो मैं आपसे सीखूंगा और उसको ठीक करूंगा। मैं देखिए अपने फेसबुक वॉल पे भी कोशिश करता हूं कि अगर कहीं मैं गलत बात कह दूं और लोग प्रतिवाद करें और मुझे लगा प्रतिवाद जेन्युइन है तो मैं उस पर खेद प्रकट करता हूं, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, मैं उसको एडिट भी करता हूं। और अगर बहुत ज्यादा लगता है गड़बड़ हुई तो मैं उसे फिर वापस भी ले लेता हूं और मैं सहर्ष कहता हूं भाई मुझसे गलती हो गई है, आखिर मैं भी मनुष्य हूं, कोई ऐसा तो नहीं कि मैं अति मानव हूं और जो मैं कह रहा हूं वही सच हो। तो इस तरह से चीजों को देखा जाए, इसे मैंने लिखा सोचा है कि ये एक वीडियो चैनल बनाया जाए जो सब चीजों को, ऐसी चीजों को ले ले, यानी जो हमारे समाज में चीजें हैं, हमें कोई विषय है, कैसे उसमें मीडिया एक हवा क्रिएट करता है, इस पर भी आया जाए, कैसे समाज उससे भयभीत हो जाता है। अब कुछ नहीं, हम ओमिक्रॉन पे ही आते हैं। अब अचानक ओमिक्रॉन कैसे आ गया? क्या सरकार ये बताएगी कि पिछले 2 बार जो कोरोना की लहर आई, क्या उसने मैनेज किया चीजों को ठीक से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ अस्पताल कैसे रहे, भाई एक बार आपने गलती कर दी, पहली बार तो किसी दुनिया में किसी मुल्क को नहीं पता होता कि कोरोना नाम का कोई कहर आ जाएगा और फिर हम कैसे निपटेंगे। आखिर 100 साल बाद इस तरह की कोई महामारी आई, लेकिन सेकेंड लहर जब आई तो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई, क्यों नहीं हम मैनेज कर पाए? दुनिया में और मुल्कों में तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ क्यों हो गई? इसके अलावा और भी एक गड़बड़ हो गई थी कि हम अपने मिडिल क्लास को भूल गए। हमने उसके लिए भी क्या किया, उसके क्या हमने कोशिश करी कि भाई उसकी जिनकी जिनकी नौकरी गई है उनकी उनको कंपनसेट करें। दुनिया के सारे मुल्कों में हो रहा है, हुआ भी, यानी एशियाई देशों में हुआ कि अगर इनकी नौकरियां गई और जिनकी सैलरी कटी उनको सरकार ने कंपनसेट किया। यहां क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। जिनकी नौकरियां चली गई उनके ऊपर टैक्स का भार और लाद दिया गया, महंगाई के बोझ और डाल दिया गया। तो ये सरकार का क्या दायित्व नहीं था? अब सरकार इसके बाद तीसरी लहर यानी ओमी जो नई आ रहा है, जो नया दिखाया जा रहा है कि साहब वो पुराना ओमिक्रॉन, क्या नाम है उसका जो आ रहा है ओमिक्रॉन, तो उसको लेके डर जताया जा रहा है। लेकिन वो डर क्यों जता रहे? आप डराते क्यों हो? आप बताओ कि नहीं डरने कोई बात नहीं, इसकी दवाएं हैं, हम ठीक कर लेंगे। क्योंकि डर चाहे मीडिया के जरिए आए चाहे जैसे, डर आदमी को ज्यादा मारता है। हो सकता है उसको सामान्य जुकाम और उसको कह दें कि तुमको तो राजरोग हो गया, तुमको तो अमुक रोग हो गया, कोरोना हो गया, वो बेचारा यूं ही मर जाएगा। तो ये डर की राजनीति बंद होनी चाहिए। इसमें अपोजिशन को भी उतना ही सहयोग करना चाहिए। लेकिन आप पाएंगे कोरोना की दोनों लहरों ने अपोजिशन को भी एक डर का ही हथियार बना लिया। अपोजिशन भी कहां निकला था भाई? चाहे कितने भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हो, सिवाय चुनाव प्रचार के, वो भी तो इस कोरोना में नहीं निकली, ना कोई काम किया। अरे तुमसे अच्छे तो फिर सोनू सूद जैसे लोग रहे जिन्होंने कुछ काम तो किया, निजी स्तर पर जाके चीजों को ठीक किया। तो ये सब चीजें सोचना चाहिए सरकार को भी, विपक्ष को भी, कि जनता के प्रति हमारा क्या दायित्व है। तभी हम कोई चीजें समझ पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, अपने लोगों से जुड़ पाएंगे। तो मित्रों, आज मैं यहाँ से समाप्त कर रहा हूँ। ये मेरा एक प्रयोग के तौर पे पहला एपिसोड था, लेकिन मैं इसको रोजाना शाम को 7 बजे रखूंगा। तो आप लोगों को सबको धन्यवाद, नमस्कार, विदा लेते हैं, नमस्ते।